हे हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में एक माइक्रो कैप कंपनी वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। पूरा सेक्टर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कर रहा है, हर एक कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। एंड अगला 10-15 साल इस पूरे सेक्टर के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्शन है। जिसमें अगर आप देखोगे तो हमारी इकॉनमी काफ़ी अच्छा कर रहा है। प्लस अगला 10-15 साल एक्सपेक्टेड है कि हमारी इकॉनमी का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा ग्लोबल कंट्रीज के कंपैरिजन में। देन उसके साथ में रियल स्टेट हम देख रहे हैं कि पिछला 3-4 साल काफी अच्छा साइकिल चल रहा है रियल स्टेट का। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये साइकिल अगले कुछ सालों तक और कंटिन्यू रहेगा। प्लस उसके साथ में कैपिटल मार्केट का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस है। तो इन तीनों जगह से हम जब इस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी तो डेफिनेटली जो एफ्लुएंट्स हैं, एचएनआईज हैं, अल्ट्रा एचएनआईज हैं, उनका वेल्थ और बढ़ेगा। तो जब वेल्थ बढ़ेगा उनका तो उसको मैनेज करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। सो वहां पे कंपनीज लाइक नोवामा वेल्थ, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, इन कंपनीज का और ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, इनका इनका ग्रोथ का और ज्यादा स्कोप बढ़ेगा। तो उसी में ये वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर ये कंपनी भी आती है। इनका भी मॉडल हम डिस्कस करेंगे। अब इनका कॉन कॉल वगैरह कुछ होता नहीं है, तो जो भी इनका रिजल्ट आया है एंड साथ में जो एनुअल रिपोर्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लस जो मुझे खुद पर्सनल लेवल पे डाउट था इनके आगे की स्ट्रेटजीज को लेकर के, मॉडल को लेकर के, तो वो मैंने इनकी टीम के साथ में कनेक्ट करके डिस्कस किया है। सो उन सारी चीजों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे कि इनका मॉडल कैसा है, आगे की स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन प्लान क्या है कंपनी का, और ग्रोथ गाइडेंस कैसा है मैनेजमेंट का, प्लस करंट लेवल पे अपॉर्चुनिटी कैसी लग रही है स्टॉक में। सो इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का अगर आप बिजनेस मॉडल समझोगे तो ये कंपनी 1990 से जब से इन्होंने स्टार्ट किया है, ये कैपिटल मार्केट के अंदर ही इन्होंने सारे बिजनेसेस किए हैं। मतलब बॉन्ड्स, इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड्स का काम करते थे ये स्टार्टिंग में। देन 1996 में ये पहली कंपनी थी जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी। एंड देन वहां से इन्होंने अपने पूरे मॉडल को वेल्थ मैनेजमेंट के मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। अब इनके जो ये प्रोमोटर्स हैं, मिस्टर आशीष शाह एंड मिसेस हेना शाह, सो इनका भी अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो अच्छा चीज ये है कि इनका बैकग्राउंड इसी इंडस्ट्री से है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड इन्हीं सेगमेंट्स में इन्होंने काम किया, इक्विटी मार्केट में, फिक्स इनकम में, एसेट एलोकेशन देखना इन्वेस्टर्स का। सो ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि किसी और इंडस्ट्री से इन्होंने स्विच किया इस इंडस्ट्री में जस्ट बिकॉज कि इनको ग्रोथ अभी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा स्टार्टिंग से इन्होंने करियर यहाँ पे बिल्ड किया और इसी लाइन में इन्होंने बिजनेसेस बिल्ड किए हैं, और अब ये वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है इस बिजनेस के लिए। देन इसके साथ में अगर हम इनका प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह देखते हैं तो कंपनी हर एक प्रोडक्ट्स में काम करती है जो वेल्थ मैनेजमेंट में बेसिक बेसिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जैसे म्यूचुअल फंड है, पेंशन प्रोडक्ट है, पीएमएस है, डायरेक्ट इक्विटी है, बॉन्ड्स है, ट्रेजरी है, एफडी है, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी करती है। सर्विसेज वाला पार्ट भी अगर आप देखोगे तो कंपनी हर एक तरीके का सर्विसेज ऑफर करती है। वेल्थ मैनेजमेंट से लेकर के रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, हर एक तरीके का सर्विसेज ऑफर करती है। अब इनके मॉडल में और नुवामा या आपका मोतीलाल ओसवाल या 361, इन तीनों कंपनीज को के मॉडल में एक आपको डिफरेंस दिखेगा। ये जो वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो है ये ब्रोकर नहीं है। तो क्योंकि ये ब्रोकर नहीं है तो ये कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इनका डिवीजन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का डिवीजन नहीं है, कोई कस्टोडियन वाला बिजनेस नहीं है इनका। सो वो एक पार्ट इनके पास नहीं है जो नुवामा, मोतीलाल और वो कंपनीज करती हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो नोवामा और उन कंपनीज का काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है उनके कैपिटल मार्केट वाले बिजनेसेस से भी। जबकि ये कंपनी क्योंकि ब्रोकिंग नहीं है तो ये प्योर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो जो है, इस कंपनी को हम कंपेयर कर सकते हैं काफी हद तक आनंद राठी के मॉडल से। बिकॉज वो आनंद राठी भी कोई ब्रोकिंग वगैरह के काम में नहीं है, उनका भी सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं और सिर्फ वो वेल्थ मैनेजमेंट का ही काम करते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इनका। देन मतलब मेनली तो यही है। और इनका अगर आप क्लाइंट बेस, बाकी हम आगे इनके रिजल्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है Q1 के अंदर। तो रिजल्ट के वाले पार्ट पे अगर हम देखें तो ये इनका Q1 का रिजल्ट है, परफॉर्मेंस कैसा आया कंपनी का। तो अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू 55% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। अब वेल्थ मैनेजमेंट में जितनी भी कंपनीज हैं उनका हर एक क्वार्टर में आप देखोगे तो यही ग्रोथ चल रहा है, 50%, 60% से उनका टॉप लाइन ग्रो कर रहा है। क्योंकि इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है तो एक तो उनका M2M बढ़ रहा है, प्लस M2M बढ़ने से, इक्विटी मार्केट के अच्छा करने से आप नए इन्वेस्टर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपका सेल्स का नंबर भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। सो ओवरऑल रेवेन्यू का ग्रोथ बहुत सॉलिड है, 55%। देन इसके साथ में अगर आप ट्रेल इनकम देखोगे इनका, तो वो भी बहुत हाई पेस पे ग्रो हुआ है, 76% की ग्रोथ रही है। अब इनके इनके ट्रेल इनकम से एक चीज हमको समझना है
इनका जो ट्रेल इनकम है वो टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 50% है, 50% से भी ज्यादा है। जबकि हम 361 एंड आनंद राठी को जब डिस्कस करते हैं तो उनकी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि हमको हमारा ट्रेल इनकम बढ़ाना है। ट्रेल इनकम क्यों बढ़ाना जरूरी होता है इस मॉडल में? बिकॉज ट्रेल इनकम अगर आपके टोटल रेवेन्यू का ज्यादा पार्ट होता है तो आपके रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रेल इनकम किन प्रोडक्ट से आता है? म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इन पे आपको हर साल कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, एक फिक्स परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर एयूएम और आपका मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना जाता है उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। तो ट्रेल इनकम जब किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का ज्यादा रहेगा उनके टोटल रेवेन्यू शेयर में, तो उसका रेवेन्यू का प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा 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 रहेगा। वरना क्या होगा कि उसको हर साल कोई ना कोई ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, या तो उसको एआईएफ बेचना पड़ेगा या कोई और जो ब्रोकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको सेल करना पड़ेगा ताकि उनका रेवेन्यू ग्रो करता रहे। इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज क्या प्रेफर करती कि हमारा ट्रेल इनकम का पार्ट अच्छा रहे। सो वहां पे अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो आज के टाइम पे इनका ट्रेल इनकम ऑलरेडी 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर के अंदर। ऑफ कोर्स अगर रेवेन्यू का साइज हम देखेंगे तो बहुत छोटा है, सिर्फ 21 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ये कंपेरेबल नहीं है विद द लाइक्स ऑफ आनंद राठी और नोवामा वेल्थ। बट करंट सिनेरियो में कंपनी का ट्रेल इनकम ठीक चल रहा है अभी। देन इसके साथ में एयूए, एयूए का मतलब क्या है? एसेट अंडर एडवाइजरी, मतलब मेरे पास कितना पैसा है क्लाइंटों का जो मैं मैनेज करता हूँ। और मैनेज कहाँ कहाँ पे करती है कंपनी? म्यूचुअल फंड पीएमएस में लगाती है, इंश्योरेंस में लगाती है, एफडी में लगाती है, डायरेक्ट इक्विटी और बॉन्ड्स वगैरह में लगाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पे पैसा लगाती है कंपनी? म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस के अंदर। जो मेरा इनकी टीम के साथ में डिस्कशन हुआ था, तो कंपनी का कहना है कि मोस्टली जो हम पैसा लगाते हैं क्लाइंटों का वो म्यूचुअल फंड और पीएमएस में लगाते हैं, प्लस इसमें भी 98% जो पैसा है, मतलब ये जो 5,500 करोड़ का आप नंबर देख रहे हो, ये 5,500 करोड़ में 98% पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है और सिर्फ 2% इनका पीएमएस में लगता है। तो बाय डिफॉल्ट इनका जो ट्रायल इनकम है 11 करोड़ का, इसमें भी जो मेजर इनकम आता है वो इनको म्यूचुअल फंड से आता है। सो ये पॉइंट है। दूसरा, इनका डायरेक्ट इक्विटी में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, पहला म्यूचुअल फंड में और दूसरा डायरेक्ट इक्विटी में। तो मोटा मोटा हमको समझ में आता है कि कंपनी अपने क्लाइंटों का मोस्टली जो पैसा है वो इक्विटी प्रोडक्ट्स के अंदर लगाती है। जबकि बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को अगर आप देखोगे तो वो काफी अच्छे से इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, वो इक्विटी का पूरा एक्सपोजर, मतलब ज्यादा एक्सपोजर नहीं लगते, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर वो उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कंपनी का कॉस्ट टू इनकम। सो कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखोगे इस कंपनी का तो 32% था लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि कम होकर के अब 20% हो गया, 20-21% के आसपास हो गया। तो क्योंकि कॉस्ट टू इनकम आपका इतने बड़े नंबर से कम हुआ, डिक्लाइन हुआ, उसका एडवांटेज आपको क्या मिला? ऑपरेटिंग लिवरेज। और वो ऑपरेटिंग लिवरेज आपके बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि ये कोई लेंडिंग बिजनेस नहीं है कि बीच में मेरे को प्रोविजनिंग करना पड़ेगा तो मेरा जो प्रोविजनिंग है वो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट खा जाएगा। ऐसा नहीं है, वो लेंडिंग मॉडल में होता है कि अगर आपका एसेट क्वालिटी खराब हुआ तो प्रोविजनिंग बढ़ गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आपका मे बी 40% पे ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 40% का डी ग्रोथ हो जाए। क्यों? क्योंकि बीच में प्रोविजनिंग आ जाता है। लेकिन ये वैसा मॉडल नहीं है, ये एसेट मैनेजमेंट वाला मॉडल है, वेल्थ मैनेजमेंट वाला मॉडल है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो मुझे ऑपरेशन प्रॉफिट में मिलेगा, बहुत हाई चांस है कि वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे बॉटम लाइन में। तो अगर आप इस कंपनी का पैट ग्रोथ देखोगे तो 66% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है कंपनी को Q1 के अंदर। 8 करोड़ का प्रॉफिट 14 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ है 55%, लेकिन पैट ग्रोथ है 66%, मतलब अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। क्यों? क्योंकि कॉस्ट टू इनकम इतने बड़े पेज से कम हुआ है। अब ये जो कॉस्ट टू इनकम इनका कम हुआ है, पॉइंट आता है ये क्यों कम हुआ है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो इनकी टीम ने बताया है कि कंपनी खुद भी इन्वेस्ट करती है अपने पैसे को, जैसे मोतीलाल करता है। तो इनका वो वाला डिवीजन काफी अच्छा कर रहा है अभी रिसेंटली, बहुत अच्छी उसमें परफॉर्मेंस है। और उसमें कंपनी कैसे मैनेज करती है अपने पैसे को? 60% पैसा ये इक्विटी में डालते हैं और बाकी का 40% ये अदर प्रोडक्ट्स के अंदर डालते हैं। तो उस पे क्योंकि अच्छा गेन मिला है इनको, इसीलिए इनका कॉस्ट टू इनकम कम हुआ है, 20% पे आया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्या ये सस्टेनेबल है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगले क्वार्टर में आपका कॉस्ट टू इनकम वापस से 30% चला जाएगा। तो कॉस्ट टू इनकम आपका 30% गया तो जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ये डीलिवरेजिंग भी हो सकती है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि ऐसा नहीं है, मतलब इन्होंने गाइडेंस ये दिया है कि हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो अब लगातार कम होता जाएगा और ये इसी रेंज में रहेगा, मतलब 20 से 22% का इन्होंने रेंज लिया है। अगर मैं कंजर्वेटिव साइड 25% का भी रेंज पकड़ के चलूं तो 20 से 25% के बीच में इनका कॉस्ट टू इनकम रहना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। एक और हमको ट्रेंड समझना है, इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। अगर आप इनके FY24 का कॉस्ट टू इनकम देखोगे, जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है,
तो FY24 में कंपनी का कॉस्ट टू इनकम था 28%, और ये इंप्रूव हुआ था FY23 के कॉस्ट टू इनकम से, जो कि था इनका ऑलमोस्ट 34-35%। तो 34% से कॉस्ट टू इनकम आया पिछले साल 28% पे, मतलब मोटा मोटा 17-18% का इंप्रूवमेंट। तो मतलब 18% का इंप्रूवमेंट आपने ऑलरेडी शो किया है, और मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि 20-22% तक लेकर के आएंगे। लेकिन मैं अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लूं तो 25% तक कंपनी कर सकती है इसको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी यहां से हार्डली 10-12% का और इंप्रूवमेंट करना है कंपनी को। तो 10-12% का इंप्रूवमेंट अगर और आता है आने वाले क्वार्टर्स में, जबकि कंपनी का गाइडेंस इससे ज्यादा का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना कंपनी को कंटिन्यू रहना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। तो ये एक हाई चांस बन जाता है इनका। सो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका कॉस्ट टू इनकम वाला। देन आरएम की बात करें तो आज के टाइम पे 31 रिलेशनशिप मैनेजर्स है इस कंपनी के पास में। छोटा बेस है, क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे तो 19,000 के पास इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, और फैमिलीज इनके पास ऑलमोस्ट 6,000 टोटल फैमिलीज हैं। अब इनका जो क्लाइंट फैमिली है और आनंद राठी या बाकी कंपनी का जो क्लाइंट फैमिली है, वो ऑफकोर्स उसमें गैप है, लेकिन ये गैप इतना बड़ा नहीं है जिनके जितना बड़ा इनके एयूएम के अंदर गैप है। तो इससे हमको क्या चीज थोड़ा बहुत समझ आता है कि काफी हाई चांस है ये जो वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर ये जो कंपनी है, ये एचएनआई और एफ्लुएंट कस्टमर्स को ज्यादा टारगेट करते हैं। अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी के क्लाइंट इनके पास ज्यादा नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा लगती है। सो ये एक रीजन हो सकता है। अब दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इस बिजनेस का, कि इनका आरएम विंटेज और क्लाइंट विंटेज काफी सॉलिड है। अगर आप ये वाला स्लाइड देखोगे तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 52% रिलेशनशिप मैनेजर्स ऐसे हैं जो इनके साथ 5 साल से भी ज्यादा के टाइम से एसोसिएटेड हैं, और 83% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा के टाइम के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में भी अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को, जो ये रिटर्न इनके क्लाइंट एक्सपेक्ट करते हैं, मे बी उससे या उससे भी ज्यादा रिटर्न ये उनको डिलीवर करती है, और क्लाइंट्स इनके सेटिस्फाई हैं। इसीलिए 5 साल से ज्यादा के टाइम से वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है। तो क्लाइंट रिटेंशन काफी स्ट्रांग है इस बिजनेस का। अब अगेन यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा कि इनका आरएम का बेस छोटा है या क्लाइंट का बेस छोटा है, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते विद द लाइक्स ऑफ आनंद राठी या नुवामा वेल्थ। वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। तो उसमें हमको मॉनिटर ये करना है कि जैसे जैसे इनका क्लाइंट बेस बढ़ता जाएगा, आरएम बेस बढ़ता जाएगा, तब कंपनी किस तरीके से अपने आरएम और क्लाइंट बेस को रिटेन कर पाएगी। तो वहां पे इनकी एफिशिएंसी और अच्छे से हम जज कर पाएंगे। लेकिन अभी का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी इसको अच्छे से मैनेज कर रही है। देन ये इनका इक्विटी फ्लो का नंबर है कि कैसा इनका मतलब मार्केट में जब कितना फ्रेश फ्लो आता है तब इनकी कंपनी में कितना फ्रेश फ्लो आता है। तो इसका भी ग्रोथ वगैरह का नंबर अच्छा है, ओवरऑल आप असेस कर सकते हो। देन ये इनका एयूएम मिक्स है कि कहाँ पे कितना ग्रोथ हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पीएमएस जो है इसमें 65% की ग्रोथ रही है। दूसरा सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे है, डायरेक्ट इक्विटी के अंदर। और इनकी टीम ने भी बोला है कि 80% जो पैसा है क्लाइंटों का वो ये इक्विटी प्रोडक्ट्स के अंदर डालते हैं। अब इसमें एक पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि ये अपने क्लाइंटों का सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब भी इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा तो इनका जो एयूएम है और इनका जो रेवेन्यू है वो चांसेस है कि ज्यादा पेस से ग्रो करेगा कंपेयर टू नोवामा, आनंद राठी या अदर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, क्योंकि इनका इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा है। और इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही वैसा ही होगा। मतलब अगर इक्विटी मार्केट खराब करेगी तो नोवामा या बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में इनका एयूएम ज्यादा रेट से डिक्लाइन करेगा और रेवेन्यू भी ज्यादा रेट से डिक्लाइन कर सकता है। तो दोनों दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल हैं। देन इसके साथ में इनका ये वही बैकग्राउंड जो हमने इनका डिस्कस किया था। उसके बाद तो सेक्टर का अंडर पेनिट्रेशन हम बार बार देख ही रहे हैं कि मतलब 13-14-15% से एक्सपेक्टेड है कि एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई ग्रो करेंगे हमारे इंडिया के अंदर। एंड अंडर पेनिट्रेशन बहुत है, सर्विस देने वाले बहुत कम है, सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। फिर ये इक्विटी में अगर आप देखोगे तो इंडिया में हार्डली 5% का पेनिट्रेशन है। तो ये नंबर ग्लोबल कंट्री से जब हम कंपेयर करते हैं तो 5 टाइम 6 टाइम का डिफरेंस दिखता है। तो डेफिनेटली स्कोप बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर, और कंपनी का नंबर्स भी अच्छा लगता है। अब इनका थोड़ा सा गाइडेंस की बात करते हैं। तो एक तो हमने कॉस्ट टू इनकम के ऊपर डिस्कशन किया, दूसरा इनका रेवेन्यू मिक्स भी अगर हम देखें तो इस कंपनी का गुजरात बेस्ड ये कंपनी है। 70% जो इनका रेवेन्यू है वो गुजरात से आता है, और बाकी का जो रेवेन्यू है वो इनका गुजरात के बाहर से आता है। अब ये जो गुजरात के बाहर के पार्ट वाला जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, उसमें से पुणे में इनका 1-2 ब्रांचेस हैं, इंदौर में 1-2 ब्रांचेस हैं, तो हार्डली 4-5% वहां से आता है। लेकिन बड़ा पार्ट जो है गुजरात के बाहर वाला वो इनका फॉरेन कंट्रीज से आता है। तो वहां पे इनकी टीम का कहना है कि बेसिकली कोविड के बाद से हमको काफी अच्छा रेफरेंसेस मिलना शुरू हुआ है।
तो वहाँ एनआरआई वगैरह क्लाइंट इनके बने हैं वहाँ पे फॉरेन मार्केट्स के अंदर। अभी इन्होंने ब्रांच वगैरह कोई वहाँ पे ओपन नहीं किया है, जैसे नुवामा ने दुबई में किया है वैसा इन्होंने कोई ब्रांचेस ओपन नहीं किए हैं। लेकिन इनका कहना है एक्चुअली कोविड के बाद इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है ट्रेंड के अंदर। जैसे कोविड के पहले आप देखते होगे कि बैंक्स हो या जितनी सारी ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती है, ये क्लाइंट एक्विजिशन के लिए क्या करती थी, एक्सटर्नल एक्टिविटी करती थी, मार्केट में कोल्ड कॉलिंग करेंगे या बाकी एक्टिविटीज करेंगे। लेकिन अब इनकी मैनेजमेंट का बोलना है, और भी इनफैक्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज इस चीज को वैलिडेट करती है कि क्लाइंट एक्विजिशन अब थोड़ा सा ज्यादा ईजी हो गया है। हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट को जब अच्छे से अप्रोच करते हैं, उनको अच्छी सर्विस देते हैं, तो वहां से हमको काफी अच्छे रेफरेंसेस मिल जाते हैं। प्लस क्लाइंट भी समझता है कि डिजिटाइजेशन हो गया है, तो आप मीट के ऊपर, जूम मीट के ऊपर, टीम्स के ऊपर उनके उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, एंड वहां से एक्विजिशन ऑनबोर्डिंग क्लाइंट का बहुत ईजी हो जाता है, बहुत स्मूथनिंग हो जाता है। तो ये कंपनी उस चैनल को अप्रोच करती है और इनको बहुत अच्छा रेफरेंसेस मिला है एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, जिससे इनका क्लाइंट बेस ग्रो कर रहा है लगातार। और इसीलिए गुजरात के बाहर जो उनको रेवेन्यू आता है उसमें बड़ा पार्ट फॉरेन कंट्रीज से है। अब कंपनी का कहना ये है, मैनेजमेंट का बोलना ये है कि डेफिनेटली हम एनआरआई वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में अगर आप एनआरआई का केस देखो तो उनका पेन काफी बड़ा है। दो पेन है उनके उनके इन्वेस्टिंग को लेकर के। एनआरआई जब इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसके लिए, मतलब उनको बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसका, प्लस टैक्सेशन का एक अलग से एक हेडेक होता है। दूसरा, अगर वो बैंक के थ्रू जाते हैं तो बैंक्स में उनको मोस्टली बहुत लो यील्डिंग प्रोडक्ट पिच किए जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया या कोई आपका फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट हो गया, जिसमें रिटर्न बहुत कम होता है, तो मतलब वेल्थ क्रिएट तो हो ही नहीं सकता वहां से उनका। तो ये एक बड़ा पेन एरिया है एनआरआईज के लिए। इसीलिए आज के टाइम पे आप इंडस्ट्री में देखोगे बहुत सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज क्या कर रही है, स्पेसिफिकली अपने बिजनेसेस में वो ऐसे चैनल्स क्रिएट कर रही है जो सिर्फ एनआरआई कस्टमर्स को सर्व करेंगे। जैसे नोवामा क्या कर रहा है, वो एक चैनल बना रहा है जिसमें वो एनआरआई क्लाइंट्स को हेल्प करेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, एनआरआई क्लाइंट्स को हेल्प करेगा अदर फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, प्लस उसी के साथ इंडियन क्लाइंट्स को हेल्प करेगा फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसा एक चैनल नोवामा बना रहा है। मोतीलाल भी इस चीज को कर रहा है, आनंद राठी भी की मैनेजमेंट भी इसके ऊपर बात करे कि हमको एनआरआई क्लाइंट्स को टैप करने के लिए कुछ हम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड सेम, ये छोटा प्लेयर है लेकिन इनका भी उस चीज के ऊपर फोकस है कि एनआरआई क्लाइंट को हम लगातार टैप करें, बिकॉज ऑलरेडी अच्छा खासा रेवेन्यू का पार्ट इनका उन क्लाइंट्स के थ्रू आता है। कंपनी ने गिफ्ट सिटी के अंदर एक ब्रांच ओपन करने का भी एप्लीकेशन डाला है, तो वो भी अंडर प्रोसेस है। सो उसके उसके ऊपर भी अप्रूवल का वेट कर रही है। तो ये ओवरऑल इनका स्ट्रेटेजी है आगे बिजनेस को एक्सपैंड करने को लेकर के। अब बात करते हैं गाइडेंस के ऊपर। अच्छा, एक और इन्होंने एक्विजिशन के ऊपर कहा था। सो कंपनी कह रही कि जो भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं वो सारा इंटरनल एक्रूवल से ही रहेगा, बिकॉज एसेट लाइट मॉडल है। ऑलरेडी इनका आरओई जो है वो 43% के आसपास है, तो कोई डेट वगैरह लेने का या इक्विटी डाइल्यूट करने का कोई केस नहीं है अभी करंट सिनेरियो में। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। प्लस थोड़ा सा प्रूडेंट भी लगता है मैनेजमेंट इनका, जो कि एक और अच्छा पार्ट है। इनका बोलना है मैनेजमेंट का कि एक्विजिशन करने को भी हम नहीं देख रहे हैं अभी एक्टिवली मैनेजमेंट में, बिकॉज आप देख रहे हो जैसे वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। तो जब कोई भी सेक्टर बहुत अच्छा करता है तो आपको जो एक्विजिशन डील है वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो कंपनी कोई प्रीमियम वैल्यूएशन अभी पे नहीं करना चाहती किसी एक्विजिशन के ऊपर, इसीलिए ये एक्टिवली कोई एक्विजिशन को अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। कंपनी का फोकस जरूर उस चीज के ऊपर है जो आईएफएस होते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे कोई इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका 50-100 क्लाइंट है और उसको वो सर्विस देता है। तो वैसे वैसे लोकल आईएफएस को ये एक्वायर करने का जरूर एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा एक्विजिशन अभी कंपनी प्लान नहीं कर रही है। तो ये इनका ओवरऑल गाइडेंस है। अब ग्रोथ की बात करते हैं कि ग्रोथ पे कैसा फोकस है कंपनी का। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा टारगेट है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर जो ग्रॉस सेल्स का नंबर है हमारा, उसको हम 15% पे ग्रो करने को देख रहे हैं। ग्रॉस सेल क्या हो गया कि फ्रेश पैसा कितना आएगा मेरा। अब वो फ्रेश पैसा एक तो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आएगा, दूसरा मेरे नए क्लाइंट एक्विजिशन से आएगा। तो इस नंबर को कंपनी 15% पे टारगेट कर रही है। प्लस दूसरा इनका बोलना है कि अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स का ऑन एन एवरेज 3 से 5 साल का रिटर्न देखोगे तो लोअर साइड पे 12-13% का रिटर्न आ जाता है, हायर साइड पे 15 से 16% का रिटर्न आ जाता है। तो मतलब वहां से हमको 14-15% का रिटर्न मिल जाएगा M2M, प्लस 15% का हम खुद ग्रॉस सेल का नंबर टारगेट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अगले 3 से 5 साल के अंदर। सो ये एक नंबर इन्होंने गाइडेंस के रूप में दिया है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का बोलना है कि ऑपरेटिंग लिवरेज पे मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम हमारा लगातार कम होता जाएगा, स्केल के साथ में और एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि
अगर टॉप लाइन का ग्रोथ 30% है तो प्रॉफिट का ग्रोथ उससे ज्यादा ही रहेगा। अब वो इनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि 30 से वो 35 जाता है, 40 जाता है, कितना जाता है, लेकिन पैट का ग्रोथ 30% से ज्यादा रहने का एक्सपेक्टेशन है। तो गाइडेंस काफी सॉलिड दिया है इन्होंने। अब अगर हम कैलकुलेशन करें आज के बेसिस पे, तो इसका स्टॉक अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 1300 करोड़ के आसपास है, एंड स्टॉक का पी मल्टीपल लगभग 27 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सो यहां से अगर मैं इनके पिछले FY24 का एनुअल रेवेन्यू देखूं तो लगभग 66 करोड़ का कंपनी का पूरे साल का रेवेन्यू था। Q1 में कितना किया, 21 करोड़। तो मतलब 1/3 इन्होंने पिछले पूरे साल के रेवेन्यू का पहले क्वार्टर में ही कर दिया है। और यहां से अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेता हूं एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आती है कंपनी की और 21 करोड़ का ट्रेंड ही चलता है अगले 3 क्वार्टर में, तो इनका पूरे साल का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 88 करोड़ के आसपास आ जाएगा। यानी YOY बेसिस पे 32% का ग्रोथ हो गया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और क्योंकि कॉस्ट टू इनकम लगातार कम होगा तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो कॉस्ट टू इनकम अगर आपका कम हुआ और प्रॉफिट में अगर आपका 35 या 36% का भी ग्रोथ आया, मतलब बहुत लोअर एस्टिमेट भी अगर हम लेके चले, तो 42 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, और उस पे अगर आप 36-37% का ग्रोथ देखोगे तो 56-57 करोड़ का इनका नेट पैट बनता है FY25 के अंदर एस्टिमेटेड। अब 57 करोड़ का प्रॉफिट है ऑन अ मार्केट कैप ऑफ 1300 करोड़, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी कितना आ गया इसका, अराउंड 22-23 के आसपास। तो ये इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आता है अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं इस कंपनी का। यहां से हमको देखना है कि अपॉर्चुनिटी कैसी लग रही है इन कंपैरिजन टू नुवामा वेल्थ एंड मोतीलाल ओसवाल। तो नुवामा वेल्थ को अगर मैं देखूं तो उसका री रेटिंग हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, काफी अच्छे से मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया है। लेकिन हमको स्टॉक प्राइस नहीं देखना है, हमको ये समझना है कि आगे का स्कोप कैसा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोप है अभी भी नुवामा का, क्योंकि उसका 1 ईयर फॉरवर्ड भी अभी भी सिर्फ 28-30 के आसपास है, जबकि सेक्टर्स में बाकी प्लेयर्स जो हैं वो 60-70 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली मोतीलाल के साथ भी वही अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो अगर मैं वेल्थ फर्स्ट को देखता हूँ तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि नुवामा या मोतीलाल से बेटर अपॉर्चुनिटी है, बट यस उनके साथ की एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी लगती है इस स्पेस के अंदर। री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है स्टॉक के अंदर। बाकी डिपेंड करता है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है आने वाले क्वार्टर्स में। तो अगर मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर करूं तो यहाँ पे क्या है कि मैं प्रेफर मतलब अगर मेरे पास पोर्टफोलियो में नुवामा या मोतीलाल जैसा कोई प्लेयर है तो उसके साथ में एक दूसरा प्लेयर में ऐसा बिजनेस लेना प्रेफर करूंगा, बिकॉज का साइज बहुत छोटा है, सिर्फ 1300 करोड़ का साइज है। एंड वो जो NRI क्लाइंट्स को कंपनी टैप कर रही है, अगर उनमें से इनके पास एक या दो भी बड़ा क्लाइंट एक्वायर हो गया आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तो ये 60-70 करोड़ का रेवेन्यू बहुत इजीली 100 एंड 150 करोड़ का रेवेन्यू जा सकता है। एंड प्रॉफिट इनका 40-50 करोड़ का बहुत इजीली 100 करोड़ तक जा सकता है। तो वो मुझे अपसाइड अच्छा दे देगा मेरे पोर्टफोलियो को। तो मतलब जरूर ट्रैक करने लायक बिजनेस है। और बाकी तो डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन कैसा रहता है कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में। तो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर भी। एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।